बच्चों कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा अध्याय 3 चल रहा है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसमें आज का हमारा विषय रहेगा 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद के बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, 19वीं सदी के आखिर में व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी और बाजार बहुत तेजी से फैलने लग गए थे। यानी बाजार ही बाजार, पूरे विश्व के अंदर बाजार ही बाजार बनने लग गए थे सभी चीज़ों के। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे थे, लेकिन इनका एक शाह पक्ष भी था। क्या था शाह पक्ष? यानी काला पक्ष भी था कि व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ चलने की होड़ में बहुत सारे इलाकों में लोगों के रोजगार और स्वतंत्रता दोनों ही छिनने लग गए थे। व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ चलने की होड़ में दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और रोजगार छिनने लगे थे। यानी बहुत सारे देश ऐसे थे, यूरोपीय देश, वो दूसरे देशों पर उपनिवेश बनाते जा रहे थे और उनके रोजगार छिन रहे थे, जिससे उपनिवेशों के लोगों के उनकी स्वतंत्रताएं भी छिन रही थी, क्योंकि यूरोपीय लोग अपने साम्राज्यवाद विस्तार के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और इस प्रकार से यूरोपियों की अनेक स्थानों पर विजय हुई। उन्होंने बहुत सारे स्थानों को जीत भी लिया था, लेकिन इसके बहुत सारे कष्टदायक परिवर्तन भी देखने को आए थे, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिकीय सभी प्रकार की परेशानियां उपनिवेश वाले लोगों को होने लगी थी। यूरोपियों की अनेक स्थानों पर विजय हुई थी, यूरोपियों की अनेक स्थानों पर विजय हुई, जिससे बहुत सारे कष्टदायक परिवर्तन आए, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिकीय। और इसी के साथ साथ ही जो औपनिवेशिक समाज थे उनको विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर शामिल कर लिया गया था। यानी जो उपनिवेशों से जो सामान आता था उसको विश्व व्यापार के अंदर शामिल कर लिया गया था। इसी के साथ औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया था। उपनिवेशों से भी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया गया था। अब देखिए, 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका का एक मानचित्र देखिए आप। यानी ये जो पूरा अफ्रीका का मानचित्र है और इसके अंदर ये इसको उपनिवेश बना रखा है यूरोप के विभिन्न देशों ने। जैसे देखिए यहां पर ये सोमालीलैंड है, इसको सोमालीलैंड को फ्रेंच ने यानी फ्रांस ने अपने अधीन कर रखा है। यहाँ पे इस सोमालीलैंड के दूसरे भाग को ब्रिटेन ने अपने अधीन कर रखा है। यहाँ पर सोमालीलैंड के तीसरे भाग को इटली ने अपने अधीन कर रखा है। इतावली सोमालीलैंड है। ये जो पूर्वी अफ्रीका का एक भाग है ये जर्मनी के अधीन है। ये वाला पूर्वी अफ्रीका का भाग है ये पुर्तगाल के अधीन है। और ये मेडागास्कर है यहाँ पर। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये मिस्र है। लेकिन मिस्र का ये वाला भाग आंग्ल मिस्र सूडान, ये सूडान वाला हिस्सा है और ये आंग्ल मिस्र है। यानी इस वाले मिस्र के भाग को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर रखा था और अफ्रीका के इस वाले भाग को भी ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका है, यानी इसको भी ब्रिटेन ने अपने अधीन कर रखा था। यहां पर देखिए फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका है, यानी इसको फ्रांस ने, इस पश्चिमी अफ्रीका के इस वाले भाग को फ्रांस ने अपने अधीन कर रखा था। यहां पर सूडान को फ्रांस ने अपने अधीन कर रखा था। यहां पे मोरक्को को स्पेन ने अपने अधीन कर रखा था। स्पेनिश मोरक्को है। ये स्पेनिश सहारा है, सहारा का जो स्थान था उसको भी स्पेन ने अपने अधीन कर रखा था। ये रियो डी जेनेरो है। और यहां पर आइए देखिए, ये कांगो है, ये कैमरून है, ये नाइजीरिया है और ये बेल्जियम ने कांगो को अपने अधीन कर रखा है। ये ऊपर वाला भाग तो कांगो मुक्त राज्य है और नीचे वाला बेल्जियम के अधीन है। ये उत्तरी रोडेशिया है और ये दक्षिणी रोडेशिया है। ये दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य है और ये जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका है इसको जर्मनी ने अपने अधीन कर रखा था। इस प्रकार से आप देखिए अफ्रीका के इस नक्शे के अंदर विभिन्न यूरोपीय राज्यों ने अनेक स्थानों पर इस पर कब्जा कर रखा था। सीधी सीधी लाइनें खींच रखी थी, जैसे कि स्केल से लाइनें खींच करके, और अपने अधीन उन राज्यों को अपने अधीन कर रखा था। तो हमने देखा कि अफ्रीका के इस मानचित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे विभिन्न राज्यों को
की जो सीमाएं हैं वो सीधी लकीरों की तरह हैं, जैसे कि स्केल से खींची हुई हैं। अफ्रीका के इस मानचित्र में कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, जैसे कि मानो उन्हें स्केल रखकर खींचा गया है, और दुर्भाग्यवश हुआ भी ऐसा ही था। अफ्रीका पर कब्जे करने की कोशिश में यूरोप के जो अनेक देश थे उन्होंने इसको इस प्रकार से ही बांट लिया था, यानी सीधी सीधी लाइनें खींच करके ये तेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, इस प्रकार से इसी तकनीक से उन्होंने इसको पूरे अफ्रीका को बांट लिया था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए इसी तरीके का सहारा लिया था। और फिर 1885 के अंदर जो यूरोप के सारे ताकतवर देश थे, जैसे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे स्पेन है, चाहे बेल्जियम है, इन सब ने और 1885 के अंदर जर्मनी में बर्लिन के अंदर एक बैठक की और वहां पर अफ्रीका का नक्शा सामने रखा और उसमें सीधी सीधी लकीरें खींच करके और अपने अपने क्षेत्र उन्होंने वहां पर बांट लिए थे। 1885 के यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह से लकीरें खींचकर उसे आपस में बांट लिया गया था। ये हिस्सा इस देश का है, ये हिस्सा इस देश का है। इस प्रकार से इस पूरे के पूरे अफ्रीका को उन्होंने यूरोपीय शक्तियों ने आपस में बांट लिया। 19वीं सदी के आखिर में जाते जाते और ब्रिटेन और फ्रांस ने जो विदेशों में उनका शासन था उसके क्षेत्रफल में काफी वृद्धि कर ली थी, यानी विदेशों में अपने शासन को और भी ज्यादा बढ़ा लिया था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी और बेल्जियम और जर्मनी ये भी दो एक नए औपनिवेशिक ताकतों के रूप में उभर करके सामने आए थे। कौन कौन? बेल्जियम और जर्मनी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए थे और 1890 के दशक के अंदर अमेरिका ने भी, जो स्पेन ने जहां जहां पर अपने कब्जे कर रखे थे, अपने उपनिवेश बना रखे थे, उस पर अमेरिका ने कब्जा करके और वो भी एक नया ताकतवर उपनिवेशकार साबित हो रहा था। 1890 के दशक में अमेरिका भी स्पेन के कब्जे वाले कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके नई औपनिवेशिक ताकत बन गया था, यानी नया औपनिवेशिक ताकत अमेरिका भी बन चुका था। अब देखिए अपन यहां पर हेनरी मॉर्टन स्टैनली को देख रहे हैं, उनकी टोली है मध्य अफ्रीका में। सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली और उनकी टोली इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज से 1871 में लिया गया ये चित्र है। यहां पर स्टैनली है और उनके चारों तरफ अफ्रीका के लोग हैं। स्टैनली एक खोजी पत्रकार थे। इस प्रकार के पत्रकार थे कि वो पत्रकारिता का काम भी करते थे, साथ साथ में नई नई चीजों को खोजते भी रहते थे। स्टैनली एक पत्रकार व खोजी थे और न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उनको अफ्रीका में भेजा था। किस काम के लिए? कि वहां पे एक लिविंगस्टन नामक एक मिशनरी गई हुई थी कुछ समय पहले और वो वहां खो गई थी, वापस लौट करके नहीं आई थी। तो उस लिविंगस्टन मिशनरी को खोजने के लिए उन्होंने स्टैनली को वहां पर भेजा था। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी को खोजने के लिए भेजा था और अपने पूर्ववर्ती अमेरिकी और यूरोपीय अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी बिल्कुल हथियार से लैस होकर के वहां गए थे। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर के वहां गए थे और उन्होंने वहां जाकर के वहां के जो शिकारी थे, वहां के जो योद्धा थे, वहां के बहुत सारे मजदूर थे, उन सबको मिला करके अपनी एक टोली बना ली और वहां के जो कबीले थे उनसे उन्होंने कई लड़ाइयां भी लड़ी थी। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया और स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयां लड़ी। वहां के जो कबीले थे उनसे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने वहां के जो अफ्रीका के बहुत सारे भूदृश्यों की पड़ताल भी की। वहां के भूदृश्य कहाँ क्या है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, जो भी है, नदी है, तालाब है, उन सब की उन्होंने पड़ताल की। कहाँ पे कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, और फिर उन्होंने उसके नक्शे भी बनाए थे। अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे भी बनाए। और देख लीजिए बाद में इन खोजों और अन्वेषणों के आधार पर ही अफ्रीका को जीता गया था। यूरोपियों ने या अमेरिका वालों ने जो भी वहां पर अपने अधिकार किए थे वो इन अन्वेषणों के आधार पर ही किए थे।
बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से ही अफ्रीका को जीतने में मदद मिली थी। ऐसे जो भौगोलिक अन्वेषण होते थे वो वैज्ञानिक जानकारी के लिए ही नहीं होते थे, बल्कि साम्राज्यवादी विस्तार में सहायक भी होते थे। अतः ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियां इकट्ठी करने के लिए नहीं होते थे, इनका साम्राज्यवादी योजनाओं से भी सीधा संबंध होता था। उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था तथा रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जैसे जैसे उपनिवेशवाद फैलता गया तो जो औपनिवेशिक समाज थे उनकी रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम देखेंगे। और इससे पहले हम रिंडरपेस्ट या मवेशी रोग के बारे में देखते हैं कि एक वहाँ के मवेशियों के अंदर प्लेग जैसा रोग फैल गया था, उसके बारे में हम देखते हैं अफ्रीका के मवेशियों में। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैलने लगी थी। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैल रही थी और मवेशियों में प्लेग जैसी जो बीमारी ये फैल रही थी बहुत तेजी से, इसने वहाँ के लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था, क्योंकि मवेशी तो उनके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ थी, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही थी और उससे उनकी आजीविका पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के उस युग के अंदर दुर्घटनावश मवेशियों में फैली इस बीमारी ने वहाँ के लोगों के जीवन और भाग्य दोनों को ही बदल करके रख दिया था। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैली मवेशियों की इस बीमारी ने हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल करके रख दिया था। प्राचीन काल से अफ्रीका में ज़मीन की तो कोई कमी नहीं थी और साथ ही साथ वहाँ पे आबादी भी बहुत कम थी, यानी बहुत कम लोगों के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं रही और वहाँ की आबादी भी बहुत कम थी और सदियों तक अफ्रीका के लोगों की ज़िंदगी और आजीविका इस ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चल रही थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व आजीविका ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलती रही। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई प्रचलन ही नहीं था, क्योंकि उसकी उनको आवश्यकता ही नहीं थी कि वो नौकरी करें, उसके बदले में पैसा लें या वेतन लें, उनको ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था, क्योंकि वेतन पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय लोगों की वहाँ पर नज़र पड़ी। उन्होंने वहाँ पर देखा कि यहाँ पर विशाल भूभाग क्षेत्र है और बहुत सारे यहाँ पर खनिज पदार्थ हैं, यानी खाने हैं उनकी, तो वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए, अफ्रीका की तरफ। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इसकी ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका के अंदर बागानी खेती करना चाहते थे और वहाँ की जो खदानें थी उनसे वो खनिज पदार्थ निकाल करके उनका दोहन करके यूरोप में ले जाना चाहते थे। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करना और खदानों का दोहन कर यूरोप ले जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या आई यूरोपियों की जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग तो किसी भी प्रकार से वेतन पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो वेतन पर काम ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। वहाँ के लोग वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को भर्ती भी किया। भर्ती करने के बाद में उनको रोक पाना मालिकों के लिए इतना मुश्किल हो गया जो कभी भी उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने खूब उसके लिए कोशिश कर ली, लेकिन वो उनको रोक ही नहीं पा रहे थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात बनी ही नहीं। अब उन्होंने दूसरी युक्ति सोची यूरोपियनों ने। उन्होंने उनके ऊपर क्या किया, बहुत सारे कर लाद दिए, जिससे कि वो उसको चुकाने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए करों का उनको बागानों के अंदर और खदानों में काम करने के लिए वो मजबूर ही हो जाएं।
उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब वे बागानों या खदानों में काम कर सकें। इसके अलावा उन्होंने एक काम और भी किया, जो काश्तकारों की जमीनों को हड़पने के लिए उन्होंने उत्तराधिकार जो कानून था, उत्तराधिकार कानून या नियम जो वहां पहले बना हुआ था, उसमें संशोधन कर दिया। काश्तकारों की जमीन छीनने के लिए उत्तराधिकार कानून उन्होंने बदल दिया था। और इस कानून के अनुसार उन्होंने अब क्या कर दिया कि जो पैतृक संपत्ति है वो परिवार के किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगी। नए कानून के अनुसार अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। अब परिवार के बाकी सदस्यों का क्या होगा? तो परिवार के बाकी सदस्यों को उन्होंने श्रम बाजार में भेजने के लिए मजबूर कर दिया कि मजदूरी करो, श्रम करो। इस कानून ने परिवार के बाकी सदस्यों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया। और इसके अलावा एक बात और थी, खानों में काम करने वाले जो खान कार्मिक थे उनको तो बाड़े में ही बंद करके रखा जाता था और उनको बाहर निकल के और अपने आप घूमने फिरने की उसके ऊपर उन्होंने पूरी पाबंदी लगा रखी थी। बाड़ों में बंद ही रहते थे वो। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया जाता था और उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई थी। और उसी समय वहां पर रिंडरपेस्ट नामक भयानक बीमारी आ गई, जिसने अफ्रीका को तहस नहस ही कर डाला। तभी वहां रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया था। अब देखिए, रिंडरपेस्ट के बारे में अपन देखते हैं। ये मवेशी प्लेग भी कहलाता है और अफ्रीका में जो रिंडरपेस्ट था वो सबसे पहले 1880 के दशक के अंतिम वर्षों में वहां उसने प्रवेश किया था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ने सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में वहां पर वो दिखाई दी थी। ये वहां पे आई कैसे थी? वहां अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी पूर्वी अफ्रीका के एरिट्रिया नामक स्थान पर इतावली सैनिकों ने वहां पर हमला कर रखा था और उन इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशिया से जानवरों को लाया जाता था। और ये जो एशिया से जानवर वहां गए थे वही अपने साथ में इस बीमारी को लेकर के गए थे। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे और यह बीमारी एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहां पर पहुंची थी और इसने अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से प्रवेश किया और ये चलती चलती जैसे जंगल में आग की तरह बहुत तेजी से फैलती हुई और उसके पश्चिमी तट पर, यानी जो अटलांटिक तट जिसको कहा जाता है, वहां तक ये बहुत तेजी से फैल गई। 1892 में तो वहां पहुंची गई थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी थी और 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची थी। और 5 साल बाद में तो ये अफ्रीका का जो धुर दक्षिणी भाग है, जिसको कैप कहते हैं, वहां भी पहुंच गई थी। 5 साल बाद यह कैप अफ्रीका का धुर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई थी। और इस रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले जितने भी मवेशी आए थे उनमें से लगभग 90% को इसने मौत की नींद सुला दिया था। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था। अब पशुओं को खत्म हो जाने के बाद में अफ्रीकियों को रोजी रोटी के लाले पड़ने लग गए। रोजी रोटी खत्म हो गई थी उनकी, तो जमीन से और पशुओं से ही रोजी रोटी थी, लेकिन जब ये पशु ही खत्म हो गए तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी ही खत्म हो गई। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए थे। अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए और अफ्रीकनों को श्रम के बाजार में धकेलने के लिए वहां के जो उद्यान मालिक थे, जो खानों के मालिक थे और औपनिवेशिक सरकार, सब ने मिलकर के वहां के जो बचे कुचे पशु थे उनको अपने कब्जे में, यानी अपने अधिकार में ले लिया, जिससे अफ्रीका वालों के पास तो कुछ बचे ही नहीं। अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों ने, खान मालिकों ने और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में कर लिए।
और फिर इन बचे खुचे पशुओं को अपने कब्जे में कर लेने के बाद में जो यूरोपीय ताकतें थी उनकी वहाँ पर विजय का रास्ता अपना आप ही आसान हो गया था। उनको वो एक तरह से अपना आप ही हार गए थे और उनकी अपना आप ही जीत हो गई थी। इन बचे हुए पशुओं को कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। इससे अच्छा और मौका क्या हो सकता था उनके लिए। और 19वीं शताब्दी में यूरोपियों के द्वारा बहुत सारे हमले किया जाना यानी आक्रमण किया जाना और उसके बाद में विजय प्राप्त कर लेने की अनेक कहानियां देखी जा सकती हैं और इसमें उनके भाग्य का भी बड़ा योगदान रहता था। यूरोपीय लोग जब अमेरिका में गए तो वहां चेचक की बीमारी उनके द्वारा वहां पहुंच गई थी और उससे उन्होंने अमेरिका को विजय प्राप्त की थी और यहां पर आए तो ये वाली बीमारी हो गई थी और इससे उनको यहां विजय प्राप्त हो गई थी, क्योंकि यहां के सारे जब पशु मारे गए और जो बचे कुचे थे उन्होंने उनको यूरोपियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो अब अफ्रीका वालों के पास रोजी रोटी का कोई भी साधन नहीं रह गया था और वो स्वयं ही गुलाम हो गए थे। 19वीं सदी में यूरोपीय देशों द्वारा दुनिया के अनेक भागों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने की अनेक कहानियां देखी जा सकती हैं। अब देखिए बच्चों, हम अफ्रीका के अंदर सोना उत्पादन के बारे में और देखते हैं, यानी वहां पर खानों से जो सोना निकलता था। दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों का यह चित्र है। वहां पर खुदाई करते हुए मजदूर आपको दिखाए गए हैं। द ग्राफिक का है ये चित्र, 1875 का लिया हुआ ये चित्र है, यानी ट्रांसवाल की जो स्वर्ण खदानें हैं वहां पर मजदूर खुदाई करते हुए दिखाए गए हैं। इसके साथ ही देखिए एक दूसरा चित्र भी है। ये ट्रांसवाल की स्वर्ण खदानों तक जाने का जो आवागमन का रास्ता ये था, यानी विल्स नदी को पार करके वहां जाना पड़ता था। ट्रांसवाल स्वर्ण खानों तक आवागमन द ग्राफिक से ही लिया गया है। 1887 का ये चित्र है और इसमें विल्स नदी को पार करके ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे ये छोटा और आसान रास्ता था, यानी नदी को पार करके जाना पड़ता था। फिर भी यूरोपीय लोग वहां जाने से रुकते ही नहीं थे। यद्यपि श्रमिकों और मजदूरों को जाने में तो वहां बहुत कठिनाई आती थी, कई बार नदियों को पार करके भी उनको जाना पड़ता था, लेकिन यूरोपीय लोग सोने की खोज के अंदर भगते ही चले जाते थे। और इसका एक उदाहरण यह भी है, विटवाटरलैंड के अंदर जब सोने की खोज हुई वहां पर, तो उनको इस बात का पता था कि वहां जाने का रास्ता बहुत कठिन है और वहां जाने से बीमारियां भी लग सकती हैं, मौत भी हो सकती है, मारे भी जा सकते हैं। फिर भी यूरोपीय लोग वहां के लिए भाग पड़े, रुके ही नहीं वो तो। विटवाटरलैंड में सोने की खोज के बाद तो बीमारियों और मौत की आशंका होने के साथ साथ रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद भी यूरोप के लोग उस इलाके की ओर दौड़ पड़े थे। सोने के भूखे थे, संपदा के भूखे थे, खनिज पदार्थों के भूखे थे, इसलिए उनको वहां सोने की खानों के बारे में पता लगा तो यूरोपीय लोग वहां दौड़ पड़े। और 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर में जो सोना उत्पादन होता था उसका 20% से भी ज्यादा भाग अफ्रीका से ही होता था। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से ऊपर हो चुका था। और बच्चों, इसी के साथ आज हम यहीं विराम लेते हैं और अगले भाग के अंदर हम भारत से अनुबंधित श्रमिकों का बाहर जाना इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।